हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नाइन्थ के साइंस की रिवीजन वीडियोस। और अब रेगुलर आपको सारे चैप्टर की वन शॉट वीडियोस मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को आप फॉलो कर लो और इस पे रेगुलर वन शॉट वीडियोस में टोटल आपका पहले मिड टर्म का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा जल्द ही जल्द। तो पहला चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं वो है हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, जो कि आपका चैप्टर 5th है एनसीईआरटी में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जीवन की मौलिक इकाई की अगर हम बात करें कोशिका, तो कोशिका सूक्ष्म जीवों से बना होता है, सूक्ष्म इकाइयों से, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। सभी जीव जो है छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, उसे हम कोशिका कहते हैं। और कोशिका जो है वो सभी जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका का आकार, आकृति और संगठन, इन सब के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने, और किसमें की थी? मृत कोशिकाओं, जो कॉर्क सेल है उनकी कोशिकाओं में देखा था। किसके द्वारा? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी लीवेनहॉइक ने। सबसे पहले जो तालाब के पानी है उसमें उसने चलते हुए जीवों को देखा था, ये कोशिका। तो सबसे पहले कोशिकाओं की खोज, जो जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, वो एंटोनी लीवेनहॉइक ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, कोशिकाओं के अंदर जो पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसमें अलग अलग जल, आयन, नमक, इन सब के अतिरिक्त बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन होते हैं। इन्हें हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक के साथ कोशिका का निर्माण करते हैं। पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी तो शॉर्ट में कोशिका के बारे में जो दिया है। उसके बाद अलग अलग लक्षणों के आधार पर कोशिका में जो जीव द्रव्य है वो जल अवस्था, सोल या जल अवस्था में स्थित होता है। अब ये उसके बाद है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, ये दिया किसने था? तो कोशिका सिद्धांत स्लीडन एंड स्वान ने इसके बारे में बताया था। इसके अनुसार क्या है? 3 पॉइंट है। पहला कि सभी पौधे और कोशिकाएं, वो सभी पौधे और जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, सबसे पहला। दूसरा, कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। ये कोशिका सिद्धांत का जो कि दिया था स्लीडन एंड स्वान ने, उसका सबसे पहला पॉइंट है कि सभी पौधे व कोशिका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको अच्छे से लर्न कर लेना है ये कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहला है पौधे और जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सब कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है और सभी कोशिकाएँ पूर्व निर्मित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब कोशिकाओं की अगर हम प्रकार की बात करें तो आमतौर पर 2 तरह के होते हैं आपके जीव। एक होते हैं एक कोशिकीय, एक होते हैं बहुकोशिकीय। तो जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, जैसे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, मतलब नीले हरे जो जीवाणु है। उसके अलावा बैक्टीरिया, अमीबा, ये सब एक कोशिकीय है। पैरामीशियम, ये सब एक कोशिकीय जीव है। फिर मल्टी सेलुलर में जैसे जो भी ट्रीज़ हैं ये सारे मल्टी सेलुलर हैं। फिर उसके बाद अभी हम देखेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसके बारे में भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के अंतर अगर हम देखें तो एक कोशिकीय जैसे नाम से ही है, इसमें कोशिकाओं की संख्या होती है 1, तो ये एक कोशिकीय होते हैं। और इसमें 1 से अधिक मात्रा में कोशिकाएं होती हैं, इसलिए उन्हें बहुकोशिकीय कहा जाता है। जो कार्य है, कोशिका के सभी कार्य वो सिर्फ एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। और बहुकोशिकीय में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएँ होती हैं। अब क्योंकि इसमें एक ही कोशिका है तो इसमें कार्य का विभाजन नहीं होता, और बहुकोशिकीय में कार्य का विभाजन होता है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। जनन, जो एक कोशिकीय जीव हैं वो एक कोशिका द्वारा होता है, और इनमें जो जनन होता है वो होता है अलैंगिक जनन, जो क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। और बहुकोशिकीय जीव में विशेष कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं। अगर हम लाइफ स्पेन की बात करें तो एक कोशिकीय जीव का जो आयु है बहुत छोटी होती है, और बहुकोशिकीय जीव की लंबी आयु होती है। उदाहरण हो गया एक कोशिकीय जीव का अमीबा, बैक्टीरिया, और बहुकोशिकीय जीव का पादप, कवक और जंतु, ये बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हो गए। तो ये 2 अंतर आपका 2 जीवों के प्रकार में हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ और यूकैरियोटिक कोशिकाएँ। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ सबसे पहला ये आकार में बहुत छोटी होती हैं। कितना? 10⁻⁻6, मतलब 1 माइक्रोमीटर तक होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं 5 से 100 माइक्रोमीटर होती हैं। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रकीय भाग, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रकीय भाग है वो न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा होता है। तीसरा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं और एक गुणसूत्र सिर्फ उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक भी होता है और 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंगक हैं वो झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, यूकैरियोटिक में झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन से बडिंग के द्वारा होता है।
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में या तो माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन द्वारा। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिया है इसमें। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, जो केंद्रकीय क्षेत्र है वो झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता, जबकि इसमें जो केंद्रक है वो झिल्ली द्वारा घिरा है। ठीक है। अब कोशिकाओं की आकृति की अगर हम बात करें तो कोशिकाओं के अलग अलग आकार और आकृति होती है। सामान्यतः कोशिकाएं अंडाकार होती हैं, लंबाकार, स्तंभाकार, डिस्क के आकार भी होती है। तो कोशिका का आकार उनके कार्य पर निर्भर होता है। जैसे कि हमारे गाल की कोशिकाएं इस तरह की होती हैं। ठीक है। फिर हमारे पेट की जो कोशिकाएं हैं इस तरीके की होती हैं। ये हमारे जो मांसपेशियाँ, इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत की जो पेशियाँ वो इस तरह की हैं। तो हृदय की पेशियाँ हमारी ऐसी होती हैं। तो अलग अलग कोशिकाओं के आकार होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका होती है जो अंडाणु। मनुष्य की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो फीमेल में जो अंडाणु है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, और सबसे छोटी कोशिका जो है वो होती है आपकी शुक्राणु। तो ये आप ध्यान रखना, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य में, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका अगर पूछा जाए तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे लंबी तंत्रिका, सबसे छोटी शुक्राणु, सबसे बड़ी जो है अंडाणु या ओवम। अब कोशिकाओं के आकार की जैसे हम बात करें तो अलग अलग जीवों में कोशिकाएं जो हैं अलग अलग आकार एवं प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कुछ कोशिकाएं हम नग्न आँखों से देखा जा सकता है। इनका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एक बहुकोशिकीय जीव में किसी कोशिका का आकार सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है। अब अगर संसार की सबसे बड़ी कोशिकाओं की बात करें तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 15 सेंटीमीटर लंबा और 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और अगर सबसे छोटी कोशिकाओं की बात करें तो वह है माइकोप्लाज्मा, और सबसे लंबी कोशिकाओं की बात करें तो वह है तंत्रिका कोशिका, जो कि 1 मीटर तक होती है। ये ध्यान रखना, अभी मैंने कहा था मनुष्य की अगर सबसे छोटी कोशिकाएँ पूछी जाए तो वो होती है आपकी शुक्राणु, और मनुष्य में ही सबसे बड़ी कोशिकाएँ तो वो हो जाती है अंडाणु। ये आप ध्यान रखना। यहाँ ओवरऑल अगर कहा गया है सभी जीवों में देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्म। फिर कोशिकाओं के कुछ भाग होते हैं, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सबसे पहला है प्लाज्मा झिल्ली जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, तीसरा है कोशिका द्रव्य। अब कोशिका झिल्ली है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये इस तरीके का होता है जहाँ पर कि इसको प्लाज्मोलेमा भी कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है आपका, जहाँ पर ये जो वसा के परत रहती है और उसके बीच में ये चैनल होता है जिसके थ्रू जो चीज़ें हैं वो कोशिकाओं के अंदर और बाहर जाती हैं। और ये क्या होता है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कोशिका को, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, 100% आएगा आपके एग्ज़ाम में, कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारेगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारेगम्य झिल्ली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका के अंदर और बाहर से केवल कुछ ही पदार्थों को आने जाने देती है। प्रत्येक कोशिका को दूसरी कोशिका से कोशिका द्रव्य अलग करती है। अच्छा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। और ये किस किस की बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अच्छा, सबसे पहले ये जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और ये दिया था सिंगर और निकोलसन, 2 साइंटिस्ट है, सिंगर और निकोलसन। इन दोनों ने इसके बारे में बताया था। इनके अनुसार यह लिपिड और प्रोटीन से बनी परत होती है जिसमें प्रोटीन लिपिड की 2 परतों के बीच, जैसे ये परत है 2, इसके बीच में सैंडविच की तरह धसी होती है। और ये लचीली होती है जो कि मोड़ी तोड़ी या दोबारा जोड़ी जा सकती हैं। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य अगर हम देख लें तो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं को नियंत्रित करती है और आकार को बनाए रखती है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और बाहर अणुओं का आदान प्रदान 2 प्रकार से होता है, एक होता है विसरण, एक होता है परासरण। अब दोनों देख लेते हैं क्या होता है आपका। विसरण, जिसको इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं, जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप गमन होता है उसे हम कहते हैं विसरण। और परासरण में खास बात क्या है, यहाँ पर वर्णात्मक झिल्ली द्वारा जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। ये ध्यान रखना, जल का उच्च सांद्रता, जहाँ जल अधिक हो उससे जल जहाँ कम है वहाँ उस जल का जाना, उसे हम कहते हैं परासरण। विसरण में दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है। परासरण भी अंततः दोनों पदार्थों की सांद्रता को समान कर, दोनों में बराबर जो है पानी की मात्रा कर देता है। विसरण तीनों में होता है, ठोस, द्रव और गैस होता है। परासरण सिर्फ द्रव माध्यम में होता है।
विसरण की अगर हम बात की जाए तो ये अपनी सांद्रता में अंतर के आधार पर अलग अलग पदार्थों की गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। और परासरण में सिर्फ विलायक मतलब सिर्फ जल की गति स्वतंत्र होती है, विलयन की गति नहीं होती स्वतंत्र। अब दो तरह के परासरण होते हैं। जब कोशिका से अंदर से बाहर आता है तो उसे हम कहते हैं बाह्य परासरण, और जब कोशिका के बाहर से कोई चीज़ कोशिका के अंदर जाती है तो उसे कहते हैं अंतः परासरण। तो कोशिका के बाहर से विलायक के अंदर को गमन अंतः परासरण, और कोशिका के अंदर से बाहर पानी आना वो कहलाता है बाह्य परासरण। अब यहाँ से तीन तरह के परासरण होते हैं। इसको आप तीन तरह के जो विलयन है और उन पे परासरण कैसा होता है ये हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है समपरासरण, समपरासरी या समपरासरण दाबी विलयन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोटोनिक। और होता क्या है, जब कोशिका के अंदर और बाहर दोनों की सांद्रता मतलब दोनों जगह पानी की मात्रा बराबर है, तो पानी का परसेंटेज बराबर है, तो ना ही पानी अंदर से बाहर जाता है ना ही बाहर से अंदर आता है, तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासरी विलयन। फिर है अति परासरण दाबी, जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक विलयन। जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है, मतलब बाहर पानी की मात्रा जो है वो कम है, अंदर पानी की मात्रा अधिक है, तो पानी जो है यानी कि विलायक जो है वो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर चला जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोशिका जो परासरण में जल जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो अगर कोशिका के अंदर जल ज़्यादा है बाहर कम है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिकाएँ सिकुड़ जाती हैं, और इसे जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। कि जब पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित बाकी सारे पदार्थ जो है संकुचित हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, उसी को हम जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस इसको कहा जाता है आपका। और ये कब होता है, अति परासरण दाबी में। अगर अति परासरण दाबी में ध्यान रखना, उसमें अगर हम मान लो पानी और नमक की बात करें तो नमक की मात्रा बाहर जो है अधिक होगी, पानी की मात्रा कम होगी, तो अंदर से कोशिकाओं के अंदर से बाहर पानी चला जाएगा और इसलिए कोशिकाएं सिकुड़ जाएंगी। और इसी को हम कहते हैं, जो ये कोशिकाएं देख रहे हो ये आप सिकुड़ गई हैं, और इसी को हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। उसके बाद अगर बाहर पानी की मात्रा बहुत कम है और अंदर पानी की मात्रा बहुत अधिक है तो क्या होता है, तो होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं। और इस केस में होता है आपका कि जहाँ पानी अधिक है, मतलब बाहर पानी अधिक है, बाहर से अंदर आ जाता है। तो जब कोशिका के बाहर से विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर बाहर से अंदर कोशिका के पानी आ जाता है, जिसके कारण कोशिकाएं फूल जाती हैं और बहुत बार कोशिकाएं फट भी सकती हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे अगर आप किशमिश को रात को पानी में भिगो के रख दो, तो क्योंकि किशमिश के अंदर पानी की मात्रा कम है, बाहर पानी की मात्रा अधिक है, तो परासरण से बाहर की ओर अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर को पानी चला जाता है और इसलिए किशमिश फूल जाता है। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका अल्प परासरण दाबी विलयन। क्लियर हो गया। अब है कोशिका भित्ति। तो ये तीन होता है आपका हाइपोटोनिक मतलब अति परासरण दाबी में पानी बाहर आ जाता है। जब आपका सम परासरण होता है तो जितना बाहर उतना ही अंदर, तो बराबर रहता है। और जब आपका अल्प परासरण होता है तो सिर्फ पानी अंदर की ओर जाता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति की बात करें तो यह कोशिका की सबसे बाह्य झिल्ली होती है, जो सिर्फ पादप कोशिका में होती है। ये जंतुओं में नहीं होती, जानवरों में नहीं पाई जाती, सिर्फ पौधों में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद ये बहुत ही सख्त, मजबूत और मोटी सरंध्र अजीवित संरचना होती है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति मिडल लेमेला द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। पादप कोशिकाएं एक दूसरे को किसके संपर्क में रहती है, प्लाज्मोडेस्मेटा से संपर्क में रहती है। जैसे ये आपका प्लाज्मोडेस्मेटा है, उसके द्वारा एक दूसरे से संपर्क में होती है। और कोशिका भित्ति के बीच में होता है आपका मिडल लेमेला। कवकों में पाए जाने वाली जो कोशिका भित्ति है वो किसमें, उसमें कौन सी रसायन होती है, काइटिन। तो ये आप ध्यान रखना, कवक में काइटिन नामक रसायन की बनी होती है और पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। फिर कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो उसके क्या क्या कार्य हैं, तो ये आपका एक तो कोशिका को संरचना प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है और पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब कि अणुओं का आदान प्रदान कर सकती है, इससे चीज़ें अंदर बाहर जा सकती है, और मरम्मत भी कर सकती है, और पुनर्जनन की क्षमता भी इनमें होती है। तो ये हो गया आपके कोशिका भित्ति के कार्य। अब अगर हम बात करें केंद्रक, या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, इसकी अगर बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण, जैसे हमारे शरीर में दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है, उसी तरह से कोशिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो होता है आपका केंद्रक। ये सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और इसी को हम कोशिका का केंद्र यानी हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहते हैं। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो उसमें स्पष्ट केंद्रक होता है, हमने पढ़ा था, जो कि झिल्लियों से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्राथमिक केंद्रक होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। इसके अलावा जो
इसके ऊपर एक द्विस्तरीय झिल्ली जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्रोमेटिन में क्या होता है, आपका डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो कि अनुवांशिक सूचनाओं को, जैसे आपके फादर से आप तक जो सूचनाएं आती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो किसके द्वारा आती है, डीएनए के द्वारा। क्रोमेटिन रेशे अत्यधिक संघनित और गुणसूत्र होते हैं, जैसे इस तरह से अत्यधिक संगठित फॉर्म में रहते हैं। और डीएनए का जो छोटा कार्य है, जो बुनियादी और कार्यात्मक घटक है, उसको हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट को हम जीन्स कहते हैं। अब है केंद्रक के कार्य क्या होते हैं, तो ये सभी जो कोशिका की क्रियाएं होती हैं, उपापचयी क्रियाएं जिसे हम कहते हैं, अलग अलग क्रियाएं जो कोशिका की होती हैं और कोशिका चक्र जो है उसका नियंत्रण करती हैं। तो सभी उपापचयी क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म, जैसे आप कोई भी चीज़ का ब्रेक डाउन करना है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना है, उसका इस्तेमाल करना है, ये सब क्रियाएं जो हैं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं और इस सब का नियंत्रण करता है केंद्रक। इसके अलावा हमने पढ़ा केंद्रक में डीएनए होता है, जो कि अनुवांशिक सूचना को, जो सूचना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाना है, उसको भेजने का कार्य भी केंद्रक द्वारा होता है। अगला है आपका कोशिका द्रव्य। तो कोशिका का वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिकाएं के अंग पाए जाते हैं, ये हो गया केंद्रक। उसमें जो कोशिका अंग जिसके अंदर पाए जाते हैं वो होता है कोशिका द्रव्य। तो वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं उन्हें हम कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें सभी जैविक और जो कैटाबॉलिक क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है। इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है आपका साइटोसोल, जिसे हम जलीय द्रव्य होते हैं, जिसमें प्रोटीन होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट और 1% अन्य अवयव होते हैं। और इसके अलावा कोशिका अंगक, जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं जो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। कुछ कोशिका अंगक जो है एक झिल्ली, दो झिल्ली या बिना झिल्ली, बिना झिल्ली वाले होते हैं राइबोसोम, सेंट्रोसोम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक प्लाज्मा झिल्ली वाले अंगक होते हैं अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है, लाइजोसोम और गोल्जी और रिक्तिका, ठीक है। और दोहरी झिल्ली वाले होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। दोहरी झिल्ली जो भी अंगक होते हैं इनके पास अपना डीएनए भी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों के पास अपना डीएनए होता है। सबसे पहले हम एक झिल्ली वाले की अगर बात करें, जैसे है अंतर्द्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये झिल्ली जो है ये नलिकाओं और शीट का विशाल तंत्र होता है। इनका मेन काम जो है, अच्छा इसकी खोज की थी गार्नियर, पॉटर, क्लॉडे और फुलम ने। इसका मेन काम क्या होता है कि ये प्रोटीन, जो अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो प्रोटीन ईआर द्वारा निर्मित प्रोटीन और वसा की कोशिका झिल्ली बनाने में सहायक होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और स्तनधारी के अलावा सभी में पाया जाता है। ये हम स्तनधारी के जो रक्त कोशिकाएं हैं उनमें नहीं पाई जाती है, बाकी सभी कोशिकाओं में ये पाई जाती हैं। अब अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदुरी जहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, एक चिकनी जहाँ पर आमतौर पर वसा का निर्माण होता है। तो खुरदुरी को हम कहते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब इन दोनों के बारे में अगर देख लें तो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका पे क्या होता है, राइबोसोम होता है और राइबोसोम के कारण ही ये खुरदुरी होती है। और जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इस पर जो है राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, इसलिए प्रोटीन नहीं बनाती और ये बहुत ही चिकनी होती है। अब इसकी अगर हम बात करें क्या क्या अंतर हैं, तो सबसे पहला जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ये झिल्ली और नलिकाओं का बना होता है और खुरदुरी जो है सिस्टर्नी और नलिकाओं का। मेन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको किस चीज़ का निर्माण करती है, तो ये वसा और लिपिड बनाने में मदद करता है। और खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी में इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। इसमें कोशिका द्रव्य के भागों और केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए सुविधा प्रदान करता है और ये यकृत की कोशिकाओं में विष और दवा का निर्विषीकरण करता है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अंतर्द्रव्य जालिका के कार्य जो हैं, ये ऐसा अंगक होता है, ये अंदर और केंद्रक के बीच, कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए सुविधा प्रदान करता है और यह बायोकेमिकल क्रियाओं के स्थान उपलब्ध कराता है। वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है। SER, जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये यकृत की कोशिकाओं में जो विक्स और दवा है उसका डिटॉक्सिफिकेशन यानी उसके दवा के असर, जो उसका हानिकारक असर को कम करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है SER। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। अगला है गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस जिसे हम गाल्जी उपकरण कहते हैं, ये गाल्जी काय भी कहते हैं। तो ये पतली झिल्ली चपटी पुटिकाओं का समूह होता है
एक दूसरे के ऊपर, जैसे एक दूसरे के ऊपर समानांतर बनी हुई है ना, तो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं। इसकी आविष्कार की थी कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए इसका नाम गोल्जी कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ अनुपस्थित होते हैं, तो ये प्रोकैरियोट में, स्तनधारी के किस में, आरबीसी में और सीव सेल्स में अनुपस्थित होते हैं, जो कि पौधों के अंदर होता है। अब इसके कार्य क्या होते हैं, तो अगर कार्य की बात करें तो सबसे पहला ये लिपिड बनाने में सहायक होता है, और मध्य लेमिला जो दो कोशिकाओं के बीच होता है उसको बनाने में का कार्य करता है। ये मेलेनिन संश्लेषण में सहायता करता है, जिसके कारण हमारे स्किन का कलर जो डार्क होता है मेलेनिन के कारण, तो गोल्जी काय जो है वो मेलेनिन बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा जो अंतर्द्रव्य जालिका में प्रोटीन और लिपिड बनी है उसका संग्रहण कहाँ होता है, उसको स्टोर किया जाता है गोल्जी काय में, और कोशिका के बाहर और अंदर अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। फिर जो इसकी पुटिकाएँ हैं उसमें पदार्थ का संचयन होता है, मतलब स्टोर होता है, रूपांतरण होता है और बंद भी की जाती हैं। गोल्जी काय जो है लाइजोसोम के निर्माण में भी सम्मिलित होती है। लाइजोसोम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इसके अलावा यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करती है। ये गोल्जी काय के कार्य हो गए। अब है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते क्या है, इसको अभी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये प्रोकैरियोट में अनुपस्थित होते हैं, सिर्फ यूकैरियोट में होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर भी कहा जाता है। और यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, 2 झिल्ली वाले होते हैं, और 2 झिल्ली वाले 2 ही होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। और सभी यूकैरियोट्स में उपस्थित होते हैं सिवाय आरबीसी के, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अलावा सभी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसकी बाह्य परत जो है चिकनी और छिद्रित होती है, और अंतः परत वलित होती है, इस तरीके की रहती है आपकी, और क्रिस्टे का निर्माण करते हैं। इसकी खोज सबसे प्रथम 1880 में कॉलिकर ने की थी। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो अपना डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। इसके अलावा एक और अभी हम पढ़ेंगे जिसका अपना डीएनए होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य है, ये क्या कार्य करता है, ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। और ऊर्जा जो है किस रूप में निर्माण होती है, तो ऊर्जा की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो होती है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो क्रेब्स साइकिल या कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान होता है, जिसमें एटीपी का, जो हमारे ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेने के बाद जो श्वसन होता है उसका मुख्य जो स्थान है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, वायवीय श्वसन। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम बहुत ही छोटे छोटे गोल कण होते हैं, जो भी हमने पढ़ा था, जो कि अंतर्द्रव्य जालिका के ऊपर होता है, तो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका बनती है जो प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। तो ये राइबोसोम छोटे छोटे गोल कण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से तैरते हैं और अंतर्द्रव्य जालिका की बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं। ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। राइबोसोम का मुख्य कार्य जो है वो होता है ये अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण करना, और ये सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है। और जो संश्लेषित प्रोटीन है वो कहाँ पर है, तो कोशिका के अलग अलग भागों में अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा कोशिका के अलग अलग भागों तक भेज दिया जाता है। अब है लवक, यानी कि जो रंग प्रदान करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड। तो लवक जो है वो सिर्फ पौधों और एल्गी यानी कि काय यानी शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये भी 2 परत वाले होते हैं। तो अगर हम बात करें जो जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले 2 परत वाले अंग कौन से हैं, तो वो है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया। और लवक जो है वो पौधों में भी पाया जाता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, और शैवाल में। 2 परत वाले अंग की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग आकृति और आकार बनाती हैं, यू आकार आदि की तरह होती हैं। इसमें भी अपना डीएनए होता है, तो जो भी 2 परतें वाली उसमें अपना डीएनए होता है। तो एक हो गया लवक और एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, वर्ण का मतलब होता है रंग, तो जो रंग प्रदान नहीं करते, मतलब सफ़ेद, तो उसे हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये कहाँ कहाँ होता है, तनों में और जड़ों में। तो जो सफ़ेद रंग या रंग नहीं जिसे हम कहते हैं वो कहाँ प्रदान करता है, ल्यूकोप्लास्ट में। फिर है वर्णी लवक। वर्णी लवक मतलब जो रंग प्रदान करते हैं, जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। लाल, भूरे या अन्य रंग के होते हैं, या आमतौर पर तनों में, जड़ों में और पत्तियों में होता है। फिर है हरित लवक, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये हरा रंग जो है पत्तियों का इसकी वजह से होता है, और इसमें क्या होता है आपका क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये रंगहीन होते हैं, ये जड़ में, भूमिगत तनों में पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ हैं उसको संग्रहित करने का कार्य करते हैं। फिर जो हमारा क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक है, ये रंगीन लवक होते हैं। ये आमतौर पर हरे रंग को छोड़कर सभी प्रकार का रंग इसमें पाया जाता है। ये अलग रंगीन भाग जैसे फूल, पत्ती, बीज आदि में भी पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसमें सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, और ये सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का
रसोई घर भी कहते हैं, तो इतना ध्यान रखना। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, और पावर हाउस यानी ऊर्जा घर जो है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लोरोप्लास्ट जो है, जो हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं होती है, इसमें दो झिल्लियाँ होती है आपकी। एक होता है पिठिका, ये अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान पर रहती है, जिसे पिठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें बहुत जटिल झिल्ली तंत्र होता है, जिसे थैलाकॉइड कहा जाता है। इस तरह जो है ये होती है आपकी अंतः झिल्ली, और इसे हम कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम के अलावा ये आपकी हो गई थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड हो गई, और यहाँ पर होता है आपका स्ट्रोमा। अब ये थैलाकॉइड सिक्कों के चट्टे के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसे ग्रेना कहा जाता है, और इसमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है रिक्तिका, वैक्यूल। रिक्तिका जैसे कि आप नाम से सुन रहे हो, रिक्त जगह पर रहती है, तो रिक्त जगह जो हैं ये रिक्तिका कोशिका द्रव्य यानी झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती है, इन्हें रिक्तिका कहा जाता है। ये रसधानी भी, रसधानी ये रिक्तिका कहा जाता है। ये जंतु कोशिकाओं में बहुत छोटी होती है, लेकिन पौधों में बड़ी होती हैं। बड़ी कोशिकाएं मतलब पौधे की कोशिकाओं का लगभग 90% भाग रिक्तिकाएँ घेरे रहती है। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका की जो झिल्ली है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। कार्य, ये कोशिका के अंदर परासरण दाब, जो हमने पढ़ा था ना, परासरण दाब और नियंत्रण करके पादप कोशिकाओं में अपशिष्ट उपापचयी पदार्थों को इकट्ठा करने का, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको इकट्ठा करने का कार्य रिक्तिका के द्वारा होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी इसके बारे में भी क्वेश्चन बार बार आता है, लाइजोसोम। तो लाइजोसोम जो है इसमें पाचक उपकरण होते हैं, और ये पाचक एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं इसके कारण, और ये एकल झिल्ली द्वारा, एकल झिल्ली होता है इसमें, और इसमें एकल झिल्ली युक्त पुटिका लाइजोसोम का निर्माण करती है। इसकी कोई निश्चित आकृति या आकार नहीं होता, और ये जंतु कोशिका में भी पाए जाते हैं और कुछ पादप कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। लाइजोसोम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इसका मेन कार्य होता है कोशिकाओं की गंदगी को साफ करना, कोशिका को साफ रखना। तो बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे लाइजोसोम की जो पुटिकाएँ हैं वो फट जाती हैं, और जो पाचक एंजाइम इनमें स्रावित हो रहे हैं वो कोशिकाओं को ही पचाने लगती हैं, और वो अपनी ही कोशिकाओं को ख़त्म कर देती है। इसीलिए लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, कि बहुत सारी क्रियाओं, उपापचयी क्रियाओं में लाइजोसोम जो पुटिकाएं हैं फट जाने से एंजाइम स्रावित होती है, पाचक एंजाइम, और वो अपनी ही कोशिकाओं को खा लेती है, अपनी ही कोशिकाओं को पाचन करने लगती है, और इसलिए उसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में। तो पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। पादप कोशिकाओं में आकृति और आकार निश्चित बनाए रखने के लिए कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिकाओं की बात करें तो रिक्तिका बहुत बड़ी होती है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका या तो अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। पादप कोशिकाओं में लाइजोसोम नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में लाइजोसोम पाया जाता है। पांचवा है पादप कोशिकाएं मुख्यतः चतुर्भुजाकार होती हैं, और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती हैं। लास्ट, गोल्जी उपकरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका का अंतर है। विभाजन, तो एक कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना वो कोशिका विभाजन द्वारा होता है। तो जीवधारियों में अगर हम बात करें, जो जीव हैं उनमें कोशिकाएं जो हैं वृद्धि करने के लिए नई कोशिकाएं बनाती है, जिससे पुरानी और मृत कोशिकाएं जो हैं, पुरानी और मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से नई कोशिकाएं प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं। और इन कोशिकाओं को बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो कोशिका विभाजन होती है, दो तरह की होती है। एक होती है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री। अब समसूत्री और अर्धसूत्री क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, जो एक मातृ कोशिका है उससे बराबर बराबर दो कोशिकाएं बन जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, ठीक है, यानी कि माइटोसिस। और ये आमतौर पर जहाँ कोशिकाओं का आकार बढ़ना होता है, जहाँ वृद्धि करना होता है, शरीर कोशिकाओं की वृद्धि जहाँ होती है वहाँ समसूत्री विभाजन होता है। और जहाँ युग्मक बनने होते हैं, जो आपका मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें आधे क्रोमोसोम्स आते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखो 1 2 3 4 है तो इसमें 2 ही आए हैं, इसमें भी 2 आए हैं। इस केस में ऐसा नहीं है, अगर ऊपर इतने हैं तो यहाँ भी इतने आ जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में एक से अधिक जो है अर्धसूत्री विभाजन की अगर हम बात करें, यहाँ पढ़ लेते हैं, तो कोशिका विभाजन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, तो समसूत्री यानी माइटोसिस कहते हैं। और इसमें प्रत्येक कोशिका, मातृ कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप कोशिकाएं बनाती है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। अगर इसमें n है तो इसमें 2n है, तो इसमें भी 2n ही होती है। और ये आमतौर पर वृद्धि और मरम्मत में सहायता करती है। और समसूत्री जो है ये आमतौर पर प्रजनन अंगों में होता है, और ये युग्मक का निर्माण करती है, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण, मतलब आगे जो ऑफस्प्रिंग है उसका निर्माण करती है।
और यह एक अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें 2 विभाजन होते हैं और कोशिका, अगर यहाँ पर आपके कोशिका जो है इसमें अगर 2n क्रोमोसोम्स हैं तो आधा ही इसके अंदर आ पाता है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती है और नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और ये नए रूपांतरित होकर युग्मक का निर्माण करती हैं। तो ये हो गया आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी था। तो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका का नाम आपको बताना है, तो अभी हमने पढ़ा था, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखो। प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो सिंगर और निकोलसन इन्होंने दिया था। सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है आपके न्यूरॉन, ये तंत्रिका कोशिका। कौन सा अंग कोशिका का केंद्रक कहलाता है? तो कोशिका का केंद्र यानी हेडक्वार्टर कौन सा अंग कहलाता है? तो केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। कौन से अंग में एटीपी के उत्पादन के लिए एंजाइम होता है? तो एटीपी का उत्पादन कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। फिर कौन सा अंगक कोशिका का परासरण दबाव बनाए रखता है? तो वो है आपका रिक्तिका। फिर गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये आपके केंद्रक में उपस्थित होते हैं। किस अंगक में पाचक एंजाइम होते हैं? तो लाइजोसोम। तो ये इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से अब आप ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, आप ये क्वेश्चंस ट्राई करो, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अब कुछ अगर ये यहाँ दिया हुआ आपका कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन ये किसने किया था? तो स्लीडन एंड स्वान ने, ये आ जाएगा। फिर किसने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी? तो ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसकी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, तो ये भी आपको लिखना पता होगा। फिर मूल अवयव किसका होता है? कोशिका भित्ति का मूल अवयव क्या होता है? सेलुलोज। मानव कोशिका में कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं 46 टोटल और 23 जोड़े। क्रोमोसोम न्यूक्लिक अम्ल और किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। फिर ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, अगर हम देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो वह कौन सी कोशिका है जो एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करती? युगलीना, अमीबा, पैरामीशियम, श्वेतरक कोशिका है, तो ये है आपका। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो है आपका लीवेनहॉइग। प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीवित कोशिकाओं के लिए किसने किया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीवित कोशिकाओं के लिए किसने किया था? वो किया था पुरकिंजे। फिर किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो ये हम कहते हैं लाइजोसोम। निम्नलिखित में से कौन सी प्याज की झिल्ली में पाया जाता है किंतु मानव में नहीं पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, वो नहीं पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग जहर और दवाइयों का निर्विषीकरण करता है? तो वो करता है SCR। फिर है सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है? तो सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है? स्पिंडल रेशो का निर्माण, केंद्रकाय का निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण या कोशिका विभाजन प्रारंभ करना। तो ये मुख्यतः कोशिका विभाजन का कार्य करती है। फिर है विषाणु क्या है? तो विषाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, बहुकोशिकीय, द्विकोशिकीय या कोशिका रहित सूक्ष्म जीव। तो विषाणु एक अकोशिकीय जीव होता है, तो कोशिका रहित सूक्ष्म जीव है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पादप और जंतु कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट करता है? सेंट्रियोल, क्रोमेटिन, केंद्रक या खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। तो केंद्रक, क्रोमेटिन और खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, ये तीनों पादप में भी होती है, जंतुकों में भी होती है। बस सेंट्रियोल जो है वो सिर्फ आपका जंतु कोशिकाओं में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। अब अगर मिलान की बात की जाए, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, तो केंद्रकाय, खाद्य रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया या लवक। अब ATP जो है ये आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है। खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका का काम क्या होता है? ये कहाँ मौजूद होती है? तो अमीबा में। फिर है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये क्या करती हैं? निर्विषीकरण, तो इसका हो जाएगा घ। केंद्रकाय और लवक, लवक का काम क्या होती है? कौन सा इसमें लवक है? तो एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब 2 बचा है, एक केंद्रकाय और और यहाँ 2 बचा है आपका जीवाणु और आत्मघाती थैली। तो केंद्रकाय किस में होता है? आपका जीवाणु में। आत्मघाती थैली का कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ छठा होता है आपका लाइजोसोम, तो उसी को हम कहते हैं आत्मघाती थैली। तो लाइजोसोम को आप मान लो आत्मघाती थैली। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने कुछ क्वेश्चंस और कंप्लीट कर लिया है। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो है, आप इसको डिटेल में देख लो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना कि अब नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। तो इसी तरह के और वीडियोज़ हम जल्दी बना के लेके आ जाएंगे आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम से पहले। और मिड टर्म के पेपर्स भी जल्दी ही आपको लास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, और अगर किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जब भी अब रेगुलर वीडियोज़ इस पे आती रहेंगी। मिड टर्म के एग्ज़ाम आपके मोस्ट प्रोबेबली इस बार छुट्टियों के बाद होने वाले हैं। तो मिड टर्म के एग्ज़ाम से पहले हम बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए
आपके कोर्स से रिलेटेड ले आएंगे, जो आपके साइंस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और मिड टर्म के एग्ज़ाम के बहुत सारे पेपर्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे एग्ज़ाम से पहले, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस टीवी।